दोस्तों नमस्कार। कल हम लोग इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र। तो आज क्या है, आज क्या देखेंगे आज हम देखेंगे व्यवहारिक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये कि होता क्या है। इसमें ये कहा जाता है कि जब कोई भी आर्थिक निर्णय व्यक्ति के मनोविज्ञान से प्रभावित हो तो हम क्या कहेंगे, तो हम उसे कहेंगे व्यवहारिक अर्थशास्त्र। कोई भी आर्थिक निर्णय व्यक्ति के मनोविज्ञान से प्रभावित हो। इसको देखो, समझने के लिए हम दो बातों को समझेंगे। पहली बात कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो तीन चीजें होती हैं। पहला आवश्यकता, दूसरी होती है क्रय शक्ति और तीसरा होता है रुचि। यदि हम इसको अंग्रेजी में समझें तो नीड बहुत आवश्यक है, परचेजिंग पावर और इंटरेस्ट। इसको देखो ऐसे समझो कि मान लो आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेन। क्या चाहिए? पेन चाहिए। तो आप किसी चीज को तभी खरीदोगे जब उस चीज की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि पेन की आवश्यकता नहीं है तो मैं पेन को नहीं खरीदूंगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो खदान में गड्ढे खोदने का काम करता हो, मिट्टी निकालने का काम करता हो, तो उसे किस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है? उसे फावड़े की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई पेंटर है तो उसे ब्रश की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी लेखक को कलम और डायरी की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी विद्यार्थी को कॉपी और कलम, पेंसिल, रबड़, सब की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम किसी चीज की मांग तभी करेंगे जब हमें उस चीज की आवश्यकता महसूस हो। यदि आवश्यकता नहीं है तो हम मांग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए आवश्यकता। आवश्यकता के बिना मांग हो ही नहीं सकती। अब बाजार में जाते हैं तो आप उन्हीं दुकानों के सामने से गुजरते हैं, आप उन्हीं दुकानों के अंदर जाते हैं जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता होती है। जिसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी आप उस दुकान में नहीं जाएंगे, उसकी मांग नहीं करेंगे, उसकी डिमांड नहीं करेंगे। यदि आपको पेन की आवश्यकता है तो आप पेन की डिमांड करेंगे, लेकिन ये आपकी आवश्यकता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इस पेन की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मतलब वही है कि ऑफिस पैदल जा रहे हैं और मन कर रहा है कि यार कार से जाते तो मजा आ जाता। तो हो सकता है कि आपको कार की आवश्यकता हो, लेकिन आपके पास कार खरीदने का पैसा भी होना चाहिए। यदि आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी जो आवश्यकता है ये आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ख्याली पुलाव है। केवल आपका एक ख्वाब है जो भी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको आवश्यकता तो है लेकिन आप में क्रय शक्ति ही नहीं है, आप खरीद ही नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, और यदि ये दोनों चीज होगा तो एक तीसरी चीज की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जैसे आप कार खरीदने गए और एक रेड कलर की कार है
और एक व्हाइट कलर की कार है। रेड कलर वाली कार 5 लाख की है, व्हाइट कलर वाली कार 5.5 लाख की है। आपने केवल व्हाइट कलर की कार के लिए, केवल आपने व्हाइट कलर के लिए 50,000 रुपये का भुगतान ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको कार की आवश्यकता भी थी, आपकी क्रय शक्ति भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपके इंटरेस्ट की वजह से, आपका इंटरेस्ट चूंकि व्हाइट कलर में था, तो आपके इंटरेस्ट की वजह से आपको 50,000 रुपये अधिक पे करना पड़ा। ओके, तो ये बातें हैं। तो इसे हम कहते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि ये जो अर्थशास्त्र में हम निर्णय लेते हैं, ये निर्णय जो है केवल तर्क के आधार पे ही नहीं होता, बल्कि क्या है, इसमें आपकी भावनाएं भी शामिल होती हैं। तो हो सकता है ये बातें तर्क की हों, लेकिन ये बातें तो भावना पे है। आपको टी शर्ट खरीदना है, आपके पास टी शर्ट खरीदने का पैसा भी है, लेकिन टी शर्ट आप येलो कलर का लेंगे, टी शर्ट आप रेड कलर का लेंगे, टी शर्ट आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का लेंगे, ये आपके इमोशंस पे बेस्ड है, आपकी भावनाओं पे है। और यही भावनाएं जो है उस प्रोडक्ट की कीमत को डिसाइड कर देंगी, ऊपर नीचे कर देंगी। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का टी शर्ट 1,000 रुपये का मिलता हो, लेकिन आपको कोई दूसरा ब्रांड पसंद था, तो आपने उसके लिए 1,500 रुपये पे कर दिया। तो जो 500 रुपये का प्राइस बढ़ा, वो आपकी पसंद की वजह से बढ़ गया। ठीक है वो भी टी शर्ट, उसको भी आप पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं पहनने में। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप डेली देखते हैं आप कि रेड कलर का नहीं पसंद है, येलो का पसंद है, 8 नंबर नहीं पसंद है, 7 नंबर ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है ना, तो ये ब्रांड की चीज़ें, ये सब आप लोग देखते हैं, पर्टिकुलर रोज देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं इमोशन बेस्ड इकोनॉमी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इमोशन बेस्ड इकोनॉमी जो होता है, एक व्यक्ति हुए थे रिचर्ड थैलर। इनका एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं नज सिद्धांत। अभी बताते हैं क्या होता है। हम देख रहे थे इमोशन बेस्ड, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। नहीं नोट करना चाहते हैं तो इसको जो कथा के तरीके सुनेंगे उसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो नज सिद्धांत था, इसे दिया गया था 2008 में, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसी नज सिद्धांत पे रिचर्ड थैलर को 2017 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये नज सिद्धांत बेसिकली डिपेंड करता है आपका व्यवहारिक अर्थशास्त्र का ही एक भाग है। देखो ये क्या कहता है नज सिद्धांत। नज सिद्धांत ये कहता है कि कोई समाज हो या कोई देश हो, उसमें जो मूल्य होते हैं ना, उसके मुताबिक किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो प्रभावित हो सकता है। या इसको अगर अच्छे तरीके से आप जो समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी संस्था में, किसी समाज में, किसी राष्ट्र में आप छोटे छोटे बदलावों के द्वारा
एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक छोटे छोटे बदलाव से आप चाहें तो आप एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित भी कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल समझिए और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि एक कंपनी है, और कंपनी में महीने के लास्ट में जो मैनेजर है वो देखता है कि पेपर और प्रिंटर का इंक, इसके खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पे इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। पेपर की बहुत डिमांड हो रही है और इंक की बहुत डिमांड हो रही है। फिर मैनेजर ने नोटिस किया कि यार ये खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, शायद हो सकता है फिजूल खर्ची हो। तो उसने देखा कि चलो देखते हैं, अच्छा ये पेपर और इंक का खर्च क्यों बढ़ रहा है। तो उसे पता चला कि उसके कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों का भी वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, सबके टेबल के पास जो है कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो कोई भी छोटी चीज़ होती है तो जो है दबा दिया बटन और उसका प्रिंट निकल के सामने आ गया। मतलब कभी कभी ये भी देखने को मिला कि कुछ गैर जरूरी चीज़ों का भी बड़े धड़ल्ले से प्रिंट आउट निकाला जा रहा है। एक एक लाइन का कोई कंटेंट है, जिसको चाहते तो कॉपी पेपर पे नोट कर सकते थे कलम से, लेकिन नहीं, चलो ठीक है कि क्या नोट करे, कौन नोट करे, प्रिंट आउट निकाल कर रख लो। तो ये उसने देखा। तो मैनेजर ने किया क्या, कंपनी मैनेजर ने, उसने कहा ऐसा है, अब किसी के टेबल के बगल में प्रिंटर नहीं रहेगा। मतलब ऐसे हाथ बढ़ाया और आपको पेपर मिल गया, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब मान लो सबका ये टेबल है, प्रिंटर यहां रहेगा, हर टेबल से कम 20 फीट की दूरी पे। आपको जो भी प्रिंट आउट चाहिए आप यहां से कमांड दो, यहां से प्रिंटिंग लेगा, जाके अपना ले लो। अब कर्मचारियों को लगा कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रिंटर तो है ही, बहुत हुआ है तो यहां नहीं है, यहां रख दिया है उठा के। अब पहले दिन जब कर्मचारियों ने प्रिंटर को कमांड दिया तो उन्हें उठ के यहां आना पड़ा 20 फीट की दूरी पे, और यहां से पेपर लेके वापस गए। ठीक है, इसने भी कमांड दिया, इसे भी 20 फीट चल के आना पड़ा। तो कुछ दिन बाद कर्मचारी जो थे वो आलसी की तरह व्यवहार करने लगे। अरे यार ये 2 लाइन के प्रिंट के लिए कौन उठ के जाएगा 20 फीट। अच्छा काम करो, इसको नोट कर लेते हैं पेपर में, 2 ही लाइन तो है, एक ही लाइन तो है, 5 ही लाइन तो है, इसको नोट कर लेते हैं, कौन उठ के वहां जाएगा प्रिंट लेने के लिए। तो देखा गया धीरे धीरे जो महीने में पेपर और इंक का खर्च बहुत ज्यादा आता था ये कम हो गया। मतलब मैनेजर ने किया गया, मैनेजर ने बस एक छोटा सा काम किया कि उसने प्रिंटर की पोजीशन को बदल दिया, और प्रिंटर की पोजीशन बदलने से पेपर और इंक पे जो कॉस्ट आता था वो कम हो गया। ठीक है, ऐसे आप तमाम जो है आप देखते होंगे, छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हम लोग गौर नहीं करते हैं। जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सभी लोग अपने माँ के नाम से एक पौधा लगाएंगे। तो पौधा तो हर कोई लगाता है, लोग भावनाओं में, बिल्कुल भारत है, भारत में भावनाएं बहुत है, लोग भावनाओं में बह गए। बोले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है माँ के नाम से पौधा लगाना है, तो चलो माँ के नाम से पौधा लगाते हैं। तो जिसको नहीं लगाना था वो भी माँ के नाम से लगाया।
कहने को तो एक पौधा ही है, लेकिन आप सोच के देखिए कि 140 करोड़ की आबादी, अगर 70 करोड़ लोगों ने भी पौधा लगा दिया माँ के नाम से, तो भारत का जो क्लाइमेट है वो तो वैसे ही खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। कितनी हरियाली हो जाएगी, कितना प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा, कितना ऑक्सीजन मिलेगा, कितना कार्बन सिंक का काम करेगा। तो वो बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन उस बड़े काम की शुरुआत एक छोटी सी पहल से हुई। शुरुआत में हो सकता है लगा होगा कि अरे यार एक पेड़ से क्या होगा, लेकिन एक पेड़ जो था वो छोटी सी पहल थी, उसका एक दीर्घकालिक और एक बड़ा जो है परिणाम हमें मिलेगा भविष्य में। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अब पेड़ लगाना ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र का भाग कैसे हो सकता है। तो आप समझिए कि यदि आप 50 करोड़ पेड़ लगा देंगे, कितना लगाना है, 50 करोड़ पेड़, तो भारत में 50 करोड़ पेड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, उससे प्रदूषण ये कम होगा, वर्षा ये अधिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये अधिक हो जाएगा, ऑक्सीजन का उत्सर्जन ये बढ़ जाएगा, उसके बाद मृदा का अपरदन ये कम हो जाएगा, मिट्टी की जमावट अच्छी रहेगी। अब आप समझिए कि इस एक पेड़ की वजह से इतना सारा काम होगा, और इतना सारा काम करने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता, और तब भी शायद सरकार उतनी सफलता से इसको न कर पाती। तो उस काम को सरकार ने कैसे करवा लिया, एक अपील करके। अपील क्या था, माँ के नाम से एक पौधा लगा दो, तो सबने लगा दिया। ठीक है, तो ये है। दूसरा, इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं इमोशन बेस्ड इकोनॉमी का, तो आप लोगों को याद होगा सन 2020 के समय में एक बात बहुत तेजी से चल रही थी, वो था कि 2024-25 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन। 24-25 मार्च में खत्म हो जाएगा, और इकोनॉमी का आकार कितना है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 ट्रिलियन हुआ कि नहीं हुआ, इस पे बड़ी बहस हुई कि हाँ 2024-25 तक हो जाएगा। तो ये भी क्या था, ये भी इमोशन बेस्ड इकोनॉमी का ही पार्ट था। खुश हो गए सब, सब प्रसन्न थे कि 5 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब 25 आ गया है, कोई पलट के पूछ नहीं रहा है कि 5 ट्रिलियन हुआ कि नहीं हुआ। अब शायद बात हो रही है कि 2030 तक 10 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने जो अब तक देखा। हाँ, एक और बात थी जो आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट होता है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद देखेंगे अगला। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जो होता है इसको हम कहते हैं व्यष्टि, और मैक्रो मतलब होता है समष्टि। व्यष्टि मतलब एक इकाई और समष्टि मतलब समग्र। तो जब हम इकाई का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, इकाई का, किसी संस्था के आर्थिक जो क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे हो, किसी व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे हो, किसी समाज के, किसी परिवार के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे हो, तो वो जो होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। लेकिन जब हम किसी
राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे हों समग्र रूप से, पूरे देश के, पूरे स्टेट के, पूरे नेशन के, तो वो जो होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट होगा। ठीक है, आई थिंक इसको आप समझ रहे होंगे। जब हम इंडिविजुअल का अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम पूरे होल का अध्ययन करेंगे तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आइए देखते हैं इकोनॉमी। अब तक हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, अब हम देखेंगे इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? तो देखो भाई, ये है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। क्या है ये? अर्थशास्त्र। और ये क्या है आपका? सोसाइटी। और ये जो बीच का भाग है इसे हम कहते हैं इकोनॉमी। ये है अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र का वह पक्ष जो समाज को प्रभावित करे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अर्थशास्त्र का वह पक्ष जो समाज को प्रभावित करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग हम कभी अकेले अकेले नहीं करते हैं। हम जब भी बोलेंगे तो हम किसी संदर्भ में बोलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था जब हम बताएंगे तो उसके साथ हम बताएंगे कि हम किसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था व्यवहारिक पक्ष है। और अर्थव्यवस्था वह है जिसमें अर्थशास्त्र का वह भाग या अर्थशास्त्र का वह पक्ष जो समाज को प्रभावित करे। कैसे करता है समाज को प्रभावित? एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए इस साल का बजट आया। क्या आया? इस साल का बजट आया। तो जब बजट आ गया तो सरकार ने कहा कि जो सिगरेट है ना, सिगरेट का प्राइस बढ़ा दो। तो सिगरेट का प्राइस बढ़ गया। तो जो ऐसे व्यक्ति थे जो 3 रुपए का सिगरेट पीते थे, अब पता चला कि सिगरेट का प्राइस बढ़ गया, उस पर टैक्स बढ़ गया। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि यार सिगरेट और बीड़ी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, छोड़ो, क्या फ़ायदा सिगरेट पीने से। अब हम लोग क्या पियेंगे? बीड़ी पियेंगे। क्या पियेंगे? बीड़ी पियेंगे। तो किसी ने पूछा कि अरे क्या यार, बीड़ी पियोगे? तो सिगरेट पीते थे, बीड़ी पियोगे? तो बोले देखो ऐसा है, सरकार चाहती क्या है वो समझो। सरकार ने सिगरेट की कीमत इसीलिए बढ़ाई है कि सरकार चाहती है कि हम बीड़ी पिएं। और बीड़ी क्या है? बीड़ी है देसी उत्पाद। क्या है? बीड़ी क्या है? बीड़ी है देसी उत्पाद। और देसी उत्पाद अगर हम लोग अपनाएंगे, अगर हम बीड़ी की खपत को ज़्यादा करेंगे तो देसी उत्पाद जो है वो बढ़ेगा। भैया जब देसी उत्पाद बढ़ेगा तो यही तो मेक इन इंडिया है। तो सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है देसी उत्पाद को बढ़ाना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना। तो बेसिकली हम लोग बीड़ी पी के देसी उत्पाद को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। तो बोले हाँ यार सही कह रहे हो। तो आज से हम लोग किस पे फोकस करेंगे? मेक इन इंडिया पे। कैसे फोकस करेंगे? बीड़ी पी के। क्या छोड़ेंगे? सिगरेट। ठीक। तो बेसिकली सरकार ने बजट में सिगरेट की कीमत को बढ़ाया था। उसका समाज पे प्रभाव क्या पड़ा?
समाज में सिगरेट को छोड़कर बीड़ी को अपना लिया। इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसका उल्टा ये असर हो सकता है कि सिगरेट ये ना छोड़े, सिगरेट की कीमत बढ़ गई, अब इससे जो पैकेट 50 रुपए मिलता था, अब वो पैकेट हो सकता है इसको 100 रुपए का मिले। हो सकता है 100 रुपए के चक्कर में यह समाज में अपराध करे, ये भी हो सकता है। तो इस निर्णय से अपराध भी बढ़ सकता है, चोरी बढ़ सकती है, छिनैती बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि इसे नशे की लत है। हो सकता है कि ये जो नशेड़ी है यह सरकार के इस दृष्टिकोण को न समझ रहा हो कि सरकार ने मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए सिगरेट की कीमत को बढ़ाया है। वो चाहती है कि हम बीड़ी का सेवन करें। हो सकता है वो इतना व्यापक दृष्टिकोण न समझ रहा हो सकता है वो ये समझ रहा हो कि सरकार ने चलो ठीक है कोई बात नहीं, रेट बढ़ा दिया, कोई समस्या हमको नहीं है, हम पहले दिन भर में 1 पॉकेट मारते थे, अब 2 पॉकेट मारेंगे। तो यह भी तो अर्थशास्त्र का वही पक्ष है जो समाज को प्रभावित कर रहा है। समाज को पॉजिटिव प्रभावित भी कर सकता है। समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सकारात्मक भी पड़ सकता है और नकारात्मक भी पड़ सकता है। क्लियर? चलो भाई, आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था ये। अगला देखेंगे अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। तो देखो समझो इसको क्या है। पहला, संसाधन। कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे अमेरिका की, चाहे चाइना की, चाहे रसिया की। ठीक है? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हर जगह दिखेंगी, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो पहली विशेषता क्या है? संसाधन क्या है? संसाधन सीमित होता है। ये सबकी बात है। मैंने कल भी कहा था कि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, कोई समाज, कोई परिवार हो, संसाधन हमेशा सीमित ही होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? इच्छाएं। ये क्या होती है? अनंत। मन की इच्छा भर नहीं रही है। तो हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन कैसा होगा? सीमित संसाधनों में भी अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करना। इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी क्योंकि इच्छाओं की संख्या सीमित नहीं है, लेकिन दोनों में संतुलन बना के रखना है। तीसरी बात, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। देखो भाई, ये तो सही बात है। इसको समझो कैसे? मान लो आपके पास एक संसाधन है, पैसा। पैसा क्या है? आपके पास एक संसाधन है। इस पैसे का क्या कर सकते हैं? इस पैसे का आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चाहे तो रूम का किराया दे दीजिए, चाहे तो स्कूल की फीस जमा कर दीजिए, चाहे तो बुक्स खरीद लीजिए, चाहे तो किसी को फिल्म दिखा दीजिए, चाहे तो बारात में आपने जो लुटा दिया। कुछ भी कर सकते हैं। आपका संसाधन है,
आप उसका कोई फिक्स थोड़ी ना है। बाबूजी ने चिट्ठी में लिख के दिया है कि 10,000 रुपये भेजना हो, ये काम कर देना, तो बाबूजी ने कहा है, चिट्ठी आपने पढ़ लिया। अब पैसा जब आपके हाथ में चला गया तो आपने डिसाइड करेंगे कि पैसे का क्या करना है। बाबूजी जो कहा था, कोई बात नहीं है, हम उनको बता देंगे। तो संसाधनों का प्रयोग क्या होता है? वैकल्पिक होता है। आप एक ही संसाधन का कई तरीके से प्रयोग, कई मदों में प्रयोग कर सकते हैं। अब एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए, एक सरकार के लिए ये समझना आवश्यक होता है कि उसकी असली जरूरत क्या है, उसका प्रयोग उसी में करे। मतलब कि एक सरकार बड़े बड़े रैलियों का आयोजन करवाए, चुनावी सभाओं का आयोजन करवाए, सारा पैसा उसमें खर्च कर दे, या वह सड़क के निर्माण में पैसा खर्च करे, हॉस्पिटल के निर्माण में पैसा खर्च करे, या गरीबों को जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दे, शिक्षा पे खर्च कर दे, या वृद्धों को पेंशन दे दे, या रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराए। तो संसाधन तो सीमित हैं, ये डिपेंड करता है सरकार पे कि सरकार क्या करती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, और ये सबके साथ होता है। और अगली जो बात है, जो इसकी विशेषता है, वो क्या है? इन सब में संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। संतुलन बढ़िया तो सब काम बढ़िया, संतुलन नहीं तो समस्या। अब आइए अगली चीज को देखते हैं। ये हमने देखा अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में मूलभूत समस्याएं। कुछ विशेषताएं हैं वो सबके साथ हैं, कुछ समस्याएं वो भी सबके साथ हैं। तो वही समस्या देखते हैं क्या है। पहली समस्या होता है संसाधनों का आवंटन। ये मैंने बताया अभी कि एक गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना कि किस संसाधन का प्रयोग कहाँ करना है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और ये सरकारों के विवेक में निर्भर करता है। तो एक समस्या तो है। दूसरा, तकनीक के चुनाव में समस्या। तकनीक के चुनाव में समस्या, देखिए ये क्या है। जैसे मान लीजिए आपको गड्ढा खोदना है, क्या करना है आपको? गड्ढा खोदना है, तालाब बनवाने के लिए गड्ढा खोदना है। आपके पास दो विकल्प हैं, आदमी खोदेगा कि जेसीबी खोदेगी। क्या करेगा? आदमी खोदेगा कि जेसीबी खोदेगी। अब देखो भाई, अगर आदमी खोदेगा तो आदमी को रोजगार मिलेगा, इसको मजदूरी मिलेगी। लेकिन आदमी खोदेगा तो गड्ढे की लागत ये ज्यादा आएगी, समय ज्यादा लगेगा। जेसीबी खोदेगा तो कम आदमी चाहिए, तो रोजगार कम मिलेगा। अरे भाई, यहाँ 100 आदमी खोद रहे थे, यहाँ एक आदमी और ड्राइविंग सीट पर बैठा है, पूरा खोद के रख दिया, तो जाहिर सी बात है कम रोजगार मिलेगा। तो जब कम रोजगार मिलेगा तो गड्ढा खोदने का जो लागत होगा वो भी कम आएगा, समय वो भी कम लगेगा। जेसीबी वाला जल्दी से खोद के
पूरा खत्म कर देगा। समझ गए? अब सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे कि इन सब चीजों पे ध्यान दे, कम पैसे में कम समय में जल्दी तालाब बना दे, या ज्यादा पैसे में ज्यादा समय में ज्यादा लोगों को रोजगार दे के तालाब बनाए। तो ये सरकारों के पास एक दुविधा है, ये चैलेंज है। यहां से आपको लग रहा होगा कि जल्दी काम खत्म हो गया कम पैसे में, लेकिन आप ये भी देखो कि यहाँ रोजगार नहीं बना, यहाँ रोजगार का सृजन हुआ। तो जब रोजगार का सृजन ही नहीं होगा, लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो तालाब लेके क्या करेंगे? पेट भरा रहेगा तब में तालाब के पास जाएंगे शाम को घूमने के लिए। अब आप उनको कहोगे कि नहीं तालाब से आपके गांव का वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है बढ़ जाएगा, वो कहेंगे यार खाने के लिए मर रहे हैं, जिंदा रहेंगे तो वाटर लेवल भी देख लेंगे। सारी बात समझे? तो ये दुविधा है कि ये सरकारों के लिए चैलेंज है कि वो तकनीक का चुनाव कैसे करें। अगली बात, उत्पादन का वितरण, इस पे एक अलग से चैप्टर है, इसको मैं बताऊंगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता जो है वो वास्तव में किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है। भारत जैसे देश में 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। अरे वैसा ना, अब आप समझिए कि होना ये चाहिए था कि देश की कुल संपत्ति और बटे देश की कुल जनसंख्या, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। 99% लोग 60% संपत्ति लेके बैठे हुए हैं और 1% लोग 40% संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं। इसे हम कहते हैं आर्थिक विषमता। मतलब आबादी के अनुपात में संपत्ति का वितरण नहीं है। और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये संसार के हर देश की बात है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे भूत, ऐसे चुड़ैल ये सब लगे हुए हैं कि आप संतुलन बना के दोगे भी तो कुछ समय के बाद आपको असंतुलन दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर? आइए एक चीज देखते हैं, अर्थव्यवस्था के एक प्रकार भी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं और हो सकता है चैप्टर समाप्त हो जाए। ये जो प्रकार होता है ये होता है रंगों के आधार पे। किस आधार पे? रंगों के आधार पे। पहला ग्रीन इकोनॉमी, दूसरा ब्लू इकोनॉमी, ब्राउन इकोनॉमी, पिंक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी। देखो, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है तो उस अर्थव्यवस्था को हम ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर? ग्रीन मतलब हरा भरा, हरा भरा माने पेड़ पौधा। तो आर्थिक नीतियां बनाते समय हम पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? वेरी क्लियर। दूसरा कह रहा है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था वो समुद्री गतिविधियों पर आधारित है,
जैसे कोई देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मछली उत्पादन पे है, वो दिन भर जो है समुद्र में बैठे हुए हैं, मछली मार रहे हैं, ठीक है। तो जिनकी अर्थव्यवस्था समुद्री गतिविधियों पर आधारित है, उनकी अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे ब्लू इकोनॉमी। क्लियर। जिन देशों की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे ब्राउन इकोनॉमी। और ऐसे लोगों का पर्यावरण संरक्षण से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पर्यावरण का ध्यान देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। अगली बात जो कह रहा है कि झींगा, मछली, इस सब पे जिसकी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है, उन्हें हम कहते हैं पिंक इकोनॉमी। और अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था वो काले धन पे आधारित है, तो उसे हम कहेंगे ब्लैक इकोनॉमी। और आप बोलेंगे काले धन पे कैसे आधारित है? तो आपने देखा होगा कुछ टैक्स हेवन कंट्री होते हैं, अपने देश से पैसा लूट के लेके जाओ, वहां जाके पैसे दो, उनके यहाँ मौज करो, उसी पैसे से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था वहाँ के डाकू चला रहे हैं, उनका काम है दिन भर जो है समुद्र में जहाज ढूंढना, जहाज पे डकैती डालना और अपने देश में मौज करना। क्लियर। आइए इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट उसको देख लेते हैं। एक होता है चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। ये देखो क्या होता है, ये होता है किसी उत्पाद की आयु को बढ़ाकर बार बार उपयोग करना। किसी उत्पाद की आयु को बढ़ाकर बार बार उपयोग करना। देखो समझो इसको क्या है। एक बड़ा देसी सा एग्जांपल आपको बताते हैं, सुन के मजा आ जाएगा। आपने खरीदा एक टूथब्रश, ऐसे होता है टूथब्रश, क्या होता है? टूथब्रश। तो आपने खरीदा टूथब्रश, 2 महीने किया, टूथब्रश खराब हो गया, आपने इसको फेंका नहीं, आपने इसका प्रयोग करना क्या शुरू कर दिया? बालों को रंगने वाला आपने ब्रश बना दिया। पहले आप इससे दांत साफ करते थे, अब आप इससे क्या करते हैं? बालों में डाई लगाते हैं। तो 2 महीने आपने क्या किया? ब्रश किया, दांतों को साफ किया, ये खराब हो गया, कायदे से इसको फेंक देना चाहिए था, लेकिन आप हैं जुगाड़ू आदमी, आपने कहा नहीं अब मैं इससे बालों को डाई करूंगा। तो आपने 1 साल बालों को डाई किया और दांत कितने दिन साफ किए? 2 महीने। कायदे से ये प्रोडक्ट जो था वो 2 ही महीने का था, लेकिन आपने इसको 2 महीने यहाँ यूज किया और 1 साल यहाँ यूज किया। अब ये खराब हो गया, इधर रोने लगा, बोला भैया हमको छोड़ दो, अब हम बालों को डाई नहीं कर पाएंगे, हमको फेंक दो अब। तो आपने बोला नहीं अभी आपको फेंकेंगे नहीं। आपने क्या किया? आपने इसकी खूंटी बना दी। क्या बना दी? खूंटी। खूंटी समझते हैं ना, वो दीवार में ठोक के। तो आपने इसकी खूंटी बना दी है और इस पर अपना झोला टांगते हैं। ये बेचारा 3 साल से टंगा हुआ है। प्लास्टिक है, खराब तो होगा नहीं, न तो जो डिकम्पोज होगा। तो आपने इसकी खूंटी बना दिया, ये 3 साल से टंगा हुआ है खूंटी के लिए। तो आपने इस उत्पाद की आयु को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? जिस काम के लिए आपने इसको लिया था वो काम समाप्त होने के बाद आपने इससे दूसरा काम लेना शुरू कर दिया।
तो कायदे से इस उत्पाद का आपने बार बार प्रयोग किया, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो ये पहला चैप्टर था, बहुत ही आसान सा, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। तो इस चैप्टर के 2 वीडियो हो गए, एक मैंने कल पढ़ाया था, एक आज। इसके बाद हम नेशनल इनकम को लेकर आएंगे आपके सामने और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। नमस्कार।